अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR4U में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हम 10th क्लास की उर्दू गज़ल, जो कि चैप्टर नंबर 27 और 28 दोनों एक ही में कंबाइंड है। छोटा छोटा चैप्टर है, दो वीडियो बनाने से अच्छा मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा देता हूं। तो इसके मुसन्निफ कौन है? मुबारक अजीम आबादी जो है वो इसके मुसन्निफ है, राइटर हैं। तो पहले हम मुबारक अजीम आबादी की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको गज़ल का खुलासा पढ़ाएंगे कि गज़ल क्या है, गज़ल किसे कहते हैं, और 27 और 28 दोनों चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुबारक अजीम आबादी की हालात ज़िंदगी के बारे में। देखिए, इनकी पैदाइश 21 अप्रैल 1869 को जुमा के दिन ताजपुर जिला दरभंगा में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए? 21 अप्रैल 1869 को। किस दिन भाई? जुमा के दिन पैदा हुए थे। कहाँ? ताजपुर जिला दरभंगा। ताजपुर जो कि अभी दरभंगा जिला में पड़ता है, ठीक है। तालीम जो इनकी थी वो मैट्रिक तक तालीम की। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई मैट्रिक तक तालीम हासिल कर लिया, मैट्रिक से आगे तालीम हासिल नहीं की है तो वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसके अंदर जो है वो तालीम नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मैट्रिक से क्लास आगे बढ़ना छोड़ा है लोगों ने, मतलब किताबों का मुताला नहीं छोड़ा है, ये है। तो इनकी तालीम मैट्रिक तक हुई। उसके बाद क्या कह रहा है? 1992 में मिर्जा दाग के शागिर्द हो गए। कब? 1892 में मिर्जा दाग के वो शागिर्द हो गए, फिर उनसे पढ़ना शुरू किया। इन्होंने शेरी मजमूए भी लिखे। शेरी मजमूए इनके हैं जिसका नाम है जलवे दाग नाम से। किसके नाम से? अपने उस्ताद के नाम से लिखा। शेरी मजमूए जलवे दाग के नाम से, जो कि 1951 में। कब? 1951 में। उसके बाद कह रहा है कि फारसी की 2 किताबें लिखी इन्होंने। कितनी? फारसी में कितनी किताबें लिखी मुबारक अजीम आबादी ने? 2 किताबें लिखी, मेजानुल तब और तबुल कबीर। ये 2 किताब है। कौन कौन? मेजानुल तब और तबुल कबीर, 2 किताबें फारसी में इन्होंने लिखी। उसके बाद 1954 में, कब? 1954 में हुकूमत हिंद ने, यानी हिंदुस्तान की सरकार ने इनकी अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए 100 रुपया वजीफा, माहवार वजीफा मुकर्रर कर दिया। यानी कि 1954 में जब इनकी अदबी कारगुजारियों का अच्छा काम देखा तो हिंदुस्तान की सरकार ने क्या कर दिया? 100 रुपया वजीफा मुकर्रर कर दिया। वजीफा 100 रुपया मुकर्रर कर दिया। यानी कि एक कहते हैं ना, पेंशन का सिलसिला जो होता है, सरकार की तरफ से आमदनी आनी उनको शुरू हो गई, 100 रुपया माहवार मिलने लगा महीने में। फिर कह रहा है कि उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद, यानी उर्दू शायरी में अलग अलग लैंग्वेज में आपके भी देखोगे, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग उस्ताद होंगे आपके। तो कह रहा है कि उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद जो थे वो दाग देहलवी थे। कौन थे? दाग देहलवी, उर्दू में। आगे कह रहा है फारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद अब्दुल हमीद परेशान थे। कौन थे? फारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद जो थे वो फारसी में अब्दुल हमीद परेशान थे, और अरबी में जो थे वो दाग देहलवी, उर्दू में दाग देहलवी और फारसी में अब्दुल हमीद परेशान थे। इनका इंतकाल, यानी मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल 12 सितंबर 1958 को। कब? 12 सितंबर 1958 को। यानी वो 90 साल तक पूरा जिए, 90 वर्षों तक जिंदा रहे। कितने? 90 वर्षों तक जिंदा रहे, जिसमें 70 वर्षों तक शेर व शायरी की। 70 वर्षों तक इन्होंने सिर्फ शेर व शायरी पर ध्यान दिया और 70 वर्षों तक शेर व शायरी की। शेर व शायरी में 70 साल गुजार दी, पूरी उम्र 90 बरस पाई, और 1998 में इनका इंतकाल हो गया। तो ये थी मुबारक अजीम आबादी की हालात ज़िंदगी के बारे में। ये इनकी हालात ज़िंदगी थी। अब हम आपको गज़ल के बारे में पढ़ा रहे हैं, 27-28 दोनों है जो, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें भी थोड़ा गज़ल के बारे में लिख करके हमें आपको समझाना होगा। तो चलिए अब हम आपको गज़ल के बारे में बताते हैं कि गज़ल क्या है। तो गज़ल जो है अरबी कसीदे से माखूज है, लिया गया है। गज़ल के माने क्या होता है? हुस्न इश्क के जज्बात, यानी जवानी में हुस्न इश्क के जज्बात होते हैं, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं जवानी में। तो गज़लों में ज़्यादातर हुस्न इश्क के मौजू को रखा गया है। तो गज़ल जो है गज़ाल लफ्ज़ से बना, जिसके माने हिरन होता है, हिरन के दुख दर्द को। वैसे ही इंसान की ज़िंदगी में जो गज़ल कहता है, इंसानी अपनी ज़िंदगी में जो इश्क और मोहब्बत के दरमियान जो होती है उन चीज़ों को लिखा जाता है। तो गज़ल में ज़्यादातर कौन सी बात होगी? हुस्न इश्क की बात होगी। तो गज़ल के माने हुस्न इश्क की बात करना या हुस्न इश्क की बात करना।
औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, गजल के माने लफ्जी माने होता है, ठीक है। अब लेकिन जमाने कदीम में ऐसा था, पुराने जमाने में सिर्फ हुस्न और इश्क की बात होती। क्यों? पहले जमाने के लोगों के पास वक्त बहुत ज्यादा था, काम कुछ नहीं था, तो सिर्फ इश्क पे ध्यान देते थे। लेकिन आज दौरे जदीद में, इस जमाने में सिस्टम को बदल दिया गया, गजल में कुछ तब्दीलियां आए, जो कि अब कोई हद फिक्स नहीं रह गया, इसमें कुछ चीजों को भी जोड़ सकते हैं, कोई भी मसला हो सकता है। अब सिर्फ इसमें हुस्न और इश्क की बात ही नहीं होगी, बल्कि समाज की बात होगी, है ना, सियासत की बात होगी, यानी बहुत सारी बातों को आप कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी मौजू, अब इसमें इसकी कोई कैद नहीं रह गई है, बंदिश नहीं रह गई है गजल में, तो इन सबको गजल का ये सिस्टम है। अब हम आपको बताते हैं, देखिए गजल में सबसे पहले लाइन को हम मिसरा कहते हैं। ये जो एक मिसरा हुआ, ये दो मिसरा हुआ, तो गजल दो मिसरों से एक शेर बनता है, ठीक है। ये पहला गजल में कह रहे दो मिसरा, तो पहला मिसरा साअते गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गई, ये एक मिसरा। अब फिर क्या आने की नहीं नादा घड़ियां जो गई, ये दूसरा मिसरा। तो दो मिसरा बन करके एक शेर बनता है। क्या बनता है? एक शेर बनता है। जब दो मिसरा मिलेगा तो एक शेर बनता है, ठीक है। अब पहले शेर को हम मतला कहते हैं। क्या बोलते हैं? पहले शेर को हम मतला कहते हैं, ठीक है। यहां देखिए, पहले शेर को हम मतला कहते हैं, दूसरे शेर को मतला को मतला सानी या हुस्न मतला कहते हैं। यानी एक से ज्यादा हो मतला तो हुस्न मतला या मतला सानी कहेंगे, और फिर उसी शेर में तीसरा मतला हो तो उस मतला को मतला सालस के नाम से जानते हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? जिस गजल में रदीफ न हो उसे गैर मुरद्दिफ कहते हैं। पहले यहां समझ लिए, फिर मैं, जिस गजल में रदीफ न हो उसे हम, उस गजल को हम गैर मुरद्दिफ कहते हैं। और फिर कह रहा है कि गजल में कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 17 अशआर होने चाहिए। कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 17 अशआर होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं किए, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पहला कह रहा है साअते गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गए, ये पहला मिसरा हो गया। और फिर क्या आने की नहीं नादा घड़ियां जो गई, ये दूसरा मिसरा हो गया। अब यहां देखिए कि साअते गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गई, और फिर क्या आने की नहीं नादा घड़ियां जो गई, तो ये लास्ट वाला जो गए और गए मिल रहा है, इन दोनों को हम रदीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रदीफ कहते हैं, यानी जिसका प्रोनाउंसिएशन मिल रहा हो पूरा, गए है ना, खो गए, सिर्फ गए और गए जो है ये आपका रदीफ हो गया। तो रदीफ सिर्फ पहले शेर के पहले मिसरे में होगा, किसी भी गजल के शेर के पहले मिसरे में होगा रदीफ। तो लास्ट वाले को हम पहले गजल के किसी भी पहले मिसरे में जो होता है लास्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं? रदीफ कहते हैं। और फिर रदीफ से पहले जो होता है खो और जो, तो इसको हम काफिया कहते हैं। चलिए मैं यहां निकाल करके लिख देता हूं। अब क्या करूं, मैं यहां लिख देता हूं, काफिया कहते हैं, ठीक है। और इसको हम रदीफ कहते हैं। इसको हम रदीफ कहते हैं, ठीक है। तो पहले मिसरे में आखिरी वाला जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रदीफ कहेंगे। और रदीफ से पहले जो होता है उसे हम काफिया कहते हैं। फिर यहां भी वही है, ये आपका काफिया है, अब पहले ये जो है आपका रदीफ हो गया। तो ये केवल और केवल ये सिर्फ पहले मिसरे में होगा, दूसरे में नहीं होगा। ये समझ में आ गई बात आपको? फिर क्या रहा है, क्या कहें क्या क्या किया तेरी निगाहों ने सुलूक, दिल में आए दिल में ठहरे दिल में कांटा बो गए। अब ये पहले मिसरे के पहले में, शुरू में नहीं होगा, अब सबके आखिरी में होगा, सबके आखिरी में होगा। मैं किताब भी थोड़ा देख लूं आपको। ये जो होता है ना, ये पहले मतलब पहले में होगा, पहले मिसरे के दोनों में होगा, उसके बाद दूसरे मिसरे के पहले में नहीं होगा, सबके दूसरे में होगा। यहां पर है ना, कह रहा है देखो, यहां पर निगाहों ने सुलूक, यहां पर नहीं है, दिल में आए दिल में ठहरे दिल में कांटा बो गए, फिर यहां पर गए गए गए, तो अब सबके लास्ट में गए गए होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम इसको क्या बोलते हैं, पहले और दो मिसरों से एक शेर बन जाता है। ये पूरा का पूरा आपको गजल में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। और पहले को मतलब, और आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम डालता है उसको हम मक्ता कहते हैं। आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम डालता है उसे हम मक्ता, गजल के पहले शेर को हम क्या बोलते हैं? मतला कहते हैं। आखिरी वाले लफ्ज को हम क्या बोलते हैं? रदीफ कहते हैं। और रदीफ से पहले वाला जो लफ्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं?
काफिया कहते हैं। किसी में एक से ज्यादा मतला हो सकते हैं तो पहले दूसरे मतले को हम मतला सानी या हुस्ने मतला कहते हैं। तीसरे मसले भी मतला भी होता है तो उसको हम मतला सालस के नाम से हैं। और जिस गजल में रदीफ न हो उसे हम गैर मुरद्दिफ कहते हैं। गजल में शेर कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 17 अशआर हो सकते हैं। तो ये थी गजल की हकीकत की गजल कैसे बना, गजल क्या क्या। अब हम उसका जो चैप्टर में है वो पढ़ के सुनाते हैं। पहले कह रहा है कि साआते गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गए, फिर के आने की नहीं नादा घड़ियां जो गई। सात यानी जो वक्त गफलत में, बेख्याली में, बेकरारी में जो गुजर गई वो समझ लो खो गया, बर्बाद हो गया। फिर के आने की नहीं नादा घड़ियां जो गई, और जो हमने वक्त गुजार दिया वो दोबारा आने वाला जिंदगी में नहीं है। वो नादान घड़ियां दोबारा नहीं आ सकती। क्या कहें क्या क्या किया तेरी निगाहों ने सुलूक, मतलब क्या बताएं तुम्हारी निगाहों ने क्या क्या सुलूक किया, क्या क्या बर्ताव किया। दिल में आई दिल में ठहरी दिल में कांटा बो गई। कुछ देर के लिए दिल में आई दिल में ठहरी और दिल में एक खंजर सा कांटा बो के चली गई वो। घर शबे वादा मेरा मातम सरा से कम न था, तुम ना आए हसरत या आके मुझको रो गए। यानी घर शबे वादा मेरा मातम सरा से कम न था, जिस रात तुमने आने का वादा किया था तुम नहीं आए तो मेरा घर मातम से कम नहीं था, क्योंकि तुम ना आए हसरतें आगे तुम ना आए। लेकिन इंतजार में बार बार मैं अपने घर का दरवाजा खोल करके हसरतें बार बार पलट के देखती थी कि तुम कब आओगे तुम कब आओगे। कह रहा है सोजे दिल से अश्क आंखों में तवे की बूंद है, सोजे अश्क आंखों में तवे की बूंद है और वह यूं तान सावन की झड़ियां हो गई। हमारे आंखों से ऐसे आंसू निकलते थे, ऐसे जो तवे की बूंद पे गिरते ही खत्म हो जाते थे और वो यूं ताना जन सावन, और लोग समझते थे कि सावन की झड़ियां बह रही है। हम तुम्हारे न आने के इंतजार में इस कदर रोए कि हमारी आंखों का बुरा हाल हो गया, इंतजार कर करके हम थक गए। ये आपका पहला था 27 मतलब चैप्टर नंबर 27 का था। इसमें दूसरा मिसरा फिर नीचे दूसरे कह के आगे कह रहा है गिर गए अफसोस किस किस की नजर से क्या कहें, हम हुए क्या क्या खजल इस चश्मे तर से क्या। यानी क्या आप कह रहा है कि हम किस किस की नजर से गिर गए, क्या बताएं, बहुत सारे लोगों की नजर से गिर गए। हम हुए क्या क्या खजल इस चश्मे तर से क्या कहे। फिर कह रहा है कि मतलब हम चश्मे तर से क्या कहे, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, भीग गए, खत्म हो गए। यूं भी कहता है किसी से कोई अपना हाल जार, आप तो सुनते नहीं दीवारों दर से क्या कहे। यानी हम जैसे कहते हैं ऐसे कोई अपना हाल किसी को नहीं कहता है। आप सुनते ही नहीं, जब मैं सुनाता हूं तो मैं दरो दीवार से क्या कहूं, आप सुनते ही नहीं दरो दीवार से क्या कहें। सुन रहे हैं ना सहे ना फहम कि हम दमे नजू, है ना। कह रहा है कि सुन रहे हैं ना सहे ना फहम हमदम नजू, हमदम बखुद कह रहा है हमसे क्या, इस बेखबर से क्या करें, हम खुद कह रहे हैं, हम खुद सुन रहे हैं और कह रहा है हम उससे क्या, हम जो आपसे कह रहे हैं आप तो बेखबर हैं, हम आपसे क्या कहें, आप सुनते हैं, आपके पास वक्त ही नहीं है। दर्द मंदाना मोहब्बत का ये क्या जाने इलाज, यानी जिस मोहब्बत में दर्द हो उस कह रहा है कि दर्द मंदाने मोहब्बत का ये क्या जाने इलाज। चार अगर की क्या सुने और चार अगर की क्या कहे। यानी ये मोहब्बत का इलाज नहीं जानते, इन्हें कुछ पता ही नहीं। जिसने मोहब्बत किया ही नहीं हो वो दूसरे के बारे में जान ही नहीं सकता। ये चार अगर से क्या कहें और चार अगर की क्या सुने। हर कदम खुश जमालों में मुबारक हम लूटे, यही मक्ते का शेर होता है। मुबारक अजीम आबादी है तो यही मक्ते का शेर है कि हर कदम खुश जमालों में मुबारक हम लूटे, कैसी कैसी सूरतें गुजरी नजर से क्या, यानी कि हर कदम पर खुश जमालों में मुबारक, यानी मक्ते का शेर शायर कह रहा है कि हर कदम पर हम ही लुट गए, हम ही बर्बाद हो गए। कैसी कैसे सूरतें गुजरी नज़र से क्या कहें, हमारी नज़रों से ऐसी ऐसी खूबसूरत नज़रें गुजरी है, ऐसी ऐसी खूबसूरती गुजरी है कि हम क्या कहें, कुछ बता ही नहीं सकते। तो ये मुबारक अजीम आबादी का लिखा हुआ पूरा का पूरा मिसरा मैंने कंप्लीट कर दिया। गज़ल के बारे में भी मैंने बता दिया। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप क्लियर कर लेंगे, हमारे हिसाब से आपको हो जाएगा। मुबारक आज़िम आबादी कहाँ पैदा हुए थे बता चुका हूँ। मुबारक आज़िम आबादी की साल पैदाइश क्या है आपको याद है, 1869। मुबारक आज़िम आबादी का इंतकाल कब हुआ, तीसरा सवाल। चौथा, मुबारक आज़िम आबादी के वालिद का क्या नाम था, वो भी आपको अभी स्क्रीनशॉट आपने लिया, क्लियर कर लेंगे आप। उर्दू शायरी में मुबारक आज़िम आबादी के उस्ताद कौन थे, वो भी मैंने लिख दिया है, आप कर लोगे। फारसी में मुबारक आज़िम आबादी के उस्ताद कौन थे, वो भी लिख लोगे, हमीद परेशान थे। मुबारक आज़िम आबादी के शेरी मजमूआ का क्या नाम था, फारसी में 2 शेरी, ये शेरी मजमूआ यहाँ पे मैंने लिख दिया था, उसको आप अपने से बनाओगे तब आपको प्रैक्टिस होगा। मुबारक आज़िम आबादी
शेरी मजमू कब साया हुए? 1951 में, वो भी मैंने बता दिया, आप कर लोगे। हुकूमत हिंद ने मुबारक आजम आबादी को अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ कब किया था? वो भी आपको लिख दिया है मैंने डेट। हुकूमत हिंद ने मुबारक आजम आबादी की अदबी कारगुजारी के एतराफ़ करते हुए कितना वजीफा दिया? वो भी मैंने लिख दिया था, 100 रुपया वजीफा दिया था। तो इस तरीके से पूरा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो चुका है। अब आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। हमें लगता है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो दीजिए अपने हस्सान सर को इजाज़त। मिलते हैं हम इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।